क्लास 12 आज इस क्लास में हम रैंडम वेरिएबल के जो बेस्ड एक्सरसाइज था 13.4 उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। अब लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस in two tosses of a die where a success is defined as, देखो इसमें दो पार्ट है। तो फर्स्ट केस बोल रहा है कि सक्सेस को कैसे डिफाइन किया है। A success is defined as a number greater than 4। ठीक है, अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 4 आता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे भाई कि वो हमारा एक सक्सेस है। ठीक है, तो अब हमको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखो भाई दो डाइस हैं, अब पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी देखो सक्सेस की हमारी क्या है कि वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए, 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि हमें एक बार भी सक्सेस नहीं मिली, इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? इसका मतलब ये होगा कि चाहे तो पहले में हो चाहे दूसरे में हो, दोनों में हमारे जो नंबर्स आए हैं वो 4 से ग्रेटर नहीं आए हैं। इसका मतलब वो 1, 2, 3 या 4 में से ही दोनों में आए हैं। ठीक है, तो देखो सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने बोला कि पहले तो 1 आया, तो सेकंड में मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए। ये मैं फेलियर की बात बता रहा हूँ। अगर मैंने पहले पे 1 फिक्स कर दिया तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। इसी तरह अगर मैंने फर्स्ट पे 2 फिक्स कर दिया, फिर से मेरे पास 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। ये सब फेलियर के लिए, सक्सेस का नहीं है। इसका मतलब कि मैं x = 0 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 0 सक्सेस की बात हो गई। फिर 3, अगर मैंने फर्स्ट पे 3 को फिक्स किया, फिर से मेरे पास 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन मिलेंगे। और अगर मैंने पहले में 4 को फिक्स कर दिया तो फिर से मेरे पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिसपे कि मुझे सक्सेस नहीं मिल सकता। ठीक है ना, तो इसका मतलब x = 0 के केस में मेरे ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, अब अगर मैं x = 1 की बात करूं, x = 1 का मतलब कि दोनों डाइस में से किसी एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 आता है। दोनों डाइस में से किसी एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 आता है। तो क्या हो सकता है भाई? 5 और 6 ग्रेटर देन 4 का मतलब तो या तो 5 हो सकता है तो 6 हो सकता है। इसके अलावा और कोई तो 4 से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते किसी डाइस में। ठीक है, तो सपोज किसी एक में मैंने 5 कर दिया और बाकी इसमें जो है, इसमें मैं किसी एक की बात कर रहा हूं ना, किसी एक डाइस में 4 से ज्यादा होना चाहिए। मान लिया कि इसमें 4 से ज्यादा है, 5 है सपोज, तो इसमें 4 से कम होना पड़ेगा। ठीक ना, इसमें 4 से मतलब 4 या 4 से कम होना पड़ेगा। मेरे पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे 6 रख दिया, ये भी 4 से ज्यादा है, ये भी मेरा सक्सेस में उसमें आएगा। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये फेलियर हो गया। ठीक है ना, तो अब देखो भाई, तो देखो पहले पे अगर मैंने 5 रखा तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसका इधर फेल हो गई। फिर फर्स्ट पे मैंने 6 को फिक्स कर दिया, ये भी सक्सेस का है, इसमें 6 को रख दिया और इधर 1, 2, 3, 4 आ गया। ठीक है ना, तो मेरे पास फर्स्ट को सक्सेस करने के और सेकंड डाइस के फेलियर के मेरे पास टोटल 8 तरीके होंगे। ठीक है, इसी तरह मैं ये कर सकता हूँ कि फर्स्ट जो सेकंड वाला मेरा डाइस है उस पे मैं सक्सेस ले आऊँ, आइदर 5 और आइदर 6। तो इधर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और इधर भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो फर्स्ट केस का क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में हो जाएगा मेरा 2 है ना, 4 और 4 टोटल कितने हो गए? 8। तो ये हो जाएंगे 8/4
टोटल कितने 6 इंटू 6 यानी कि 36, ये फर्स्ट केस, प्लस सेकंड केस में भी मेरा वही चीज है यानी कि 8/36, तो ये हो जाएगा 16/36, ठीक है। और 16/36 का मतलब अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक डाइस में सक्सेस आए, दूसरे डाइस में फेलियर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई 4/9, 4/9 हो जाएगी। अभी हमने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 वाला छोड़ा हुआ था, अगर हम इसको भी अभी निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों पे फेलियर आ रहा है, तो दोनों पे फेलियर आ रहा है तो मेरे पास कितने थे भाई 4 4 8 4 12 4 16, इसका मतलब 16/6 इंटू 6 36 टोटल, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, ये हो गया 4/9, ठीक है। तो 0 के केस में जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/9 होगी, और 1 के केस में भी जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/9 होगी। अभी मेरा एक रैंडम वेरिएबल बचा है भाई, वो क्या है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि मैं मेरा जो दोनों डाइस है दोनों पे सक्सेस मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो दोनों डाइस है दोनों पे मेरे 4 से ज्यादा ही आ रहे हैं। तो 4 से ज्यादा कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई, एक तो 5 5 हो सकती है, एक 5 6 हो सकती है, एक 6 5 हो सकती है, और एक 6 6 हो सकती है, ठीक है। यही 4 ऑप्शन है जिसमें कि मुझे सक्सेस मिलेगा, इसका मतलब वो 4 से ज्यादा होगा, तो ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 की, फेवरेबल आउटकम मेरे 4 होंगे अपॉन टोटल आउटकम तो 36 है यानी कि 1/9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/9। इसको अगर हम एक बॉक्स में लिखते हैं तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, सक्सेस किसको कह रहा है। सेकेंड पार्ट में सक्सेस कह रहा है कि 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। इसमें जो सक्सेस है वो दिया हुआ है कि 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई में तो 6 होना ही चाहिए। अगर दोनों डाई में हो गया वो भी मेरा सक्सेस ही माना जाए, ठीक है, वो भी मेरा एक सक्सेस माना जाए। तो इसमें मेरा क्या क्या हो सकता है, इसमें देखो ये हो सकता है कि या तो वो 6 दोनों में आ सकता है, दोनों में से किसी एक में भी, या फिर दोनों में, या फिर वो नहीं आ सकता है। तो अगर वो नहीं आ सकता है इसका मतलब वो मेरा फेलियर हो जाएगा, और जब वो फेलियर होगा तो वो मेरा x इज इक्वल टू 0 का केस होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 का केस होगा, और जब मेरा कोई भी आ जाए यानी कि दोनों में से, दोनों डाइस में से अगर किसी एक में भी मेरा सक्सेस आ गया तो वो मेरा एक सक्सेस कहलाएगा। अभी आप ध्यान देना कि अगर वो दोनों पे 6 आ गया तो भी उसे हम एक ही सक्सेस बोलेंगे, उसको दूसरा सक्सेस नहीं बोलना है, ध्यान देना, ठीक है ना। इस बात का ध्यान देना है कि इस केस में मेरे पास सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, या तो वो 0 सक्सेस का है या तो वो 1 सक्सेस का है। 1 सक्सेस में ही मेरा एटलीस्ट 1 वाला केस आता है। एटलीस्ट 1 मतलब दोनों में से किसी एक में आए या फिर वो दोनों में आए, ये दोनों जो चीजें हैं वो मेरा 1 सक्सेस के अंदर में ही आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 के केस में अगर मैं फर्स्ट निकालने की कोशिश करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 6 किसी में भी ना आए, ना तो फर्स्ट डाइस में आ रहा हूं ना ही सेकंड डाइस में आ रहा हूं, तो ऐसे कितने हो सकते हैं, ऐसे कितने हो सकते हैं। तो हम इसमें से क्या करें, हम टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं। अगर हम 2 डाइस को एक साथ देखें
टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे 36 होंगी। अब 36 में से मैं उन सबको निकाल दूं जिसमें से एक बार भी 6 आता हो, ठीक है ना। तो एक बार में 6 आने वाले में कौन कौन से होते हैं भाई? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। ये है मेरे बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि मुझे सक्सेस दिलाएंगे, ठीक ना। ये सब जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मुझे सक्सेस दिलाएंगे। तो सक्सेस कौन नहीं दिलाएगा? सक्सेस, क्योंकि मैं x = 0 की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो x = 0 का मतलब है कि मुझे 0 सक्सेस मिली। 0 सक्सेस का मतलब कि एक में भी 6 ना आए, दोनों की तो बात ही छोड़ो, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x = 0 = फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा भाई? देखो, फेवरेबल आउटकम के लिए हम टोटल 36 में से माइनस कर देंगे इन सक्सेसेस को। तो सक्सेसेस कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 36 में से 11 चले गए, कितने बचे भाई? 25 बचे। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 25 बाई टोटल 36। ये हो जाएगा हमारा x = 0 का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मींस फेलियर का प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं x = 1 की बात करूं, इसका मतलब मैं सक्सेस की बात कर रहा हूं। तो सक्सेस के लिए जो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा वो कौन सा होगा भाई? ये सारे के सारे जो हैं मेरे जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सक्सेस के फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 हो जाएगा, देखो अभी हमने गिना था कितने थे भाई? 11 थे, तो 11/36, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं तो x = 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, या फिर ऐसे लिख दें, अगर हम सीधा एक बॉक्स बना दें, x px जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 25/36, और 1 की करस्पॉन्डिंग मेरी प्रोबेबिलिटी है 11/36। क्लियर? नेक्स्ट, अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, एक 30 बल्ब्स का 30 बल्ब्स का लॉट है, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स। टोटल 30 बल्ब्स हैं, टोटल 30 बल्ब्स हैं, और उसमें से जो डिफेक्टिव हैं वो हमारे कितने हैं? 6 बल्ब्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। 4 बॉल्स को, सैंपल को ड्रॉ किया गया है, तो विद रिप्लेसमेंट, इसमें रिप्लेस भी किया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स, ठीक है। तो देखो, भाई टोटल मेरे पास 30 बल्ब हैं, उनमें से 6 डिफेक्टिव हैं। तो अगर मैं x = 0 की बात करूं, x = 0 का मतलब कि मुझे एक भी डिफेक्टिव नहीं मिला है। जो भी मैंने 4 बल्ब निकाले हैं उनमें से एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला है, उसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूं, देखो मैंने 4 बल्ब निकाले और चारों में रिप्लेस कर दिया। पहला निकाला, फिर वैसा ही बल्ब मैंने रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरा बल्ब निकाला, फिर दूसरे को रिप्लेस कर दिया, तीसरा निकाला, फिर रिप्लेस किया, चौथा निकाला, फिर चौथे को भी रिप्लेस कर दिया। तो जैसे मैं फर्स्ट बल्ब अगर निकालूं तो वो 0 है। 0 मतलब है कि वो डिफेक्टिव ना हो, वो सही हो, ठीक ना, वो सही हो। तो सही कितने हैं पहले मेरे पास? 30 तो टोटल है, उसमें 6 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 24 मेरे पास सही वाले हैं।
तो 24/30 ये फर्स्ट बल्ब के डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 24/30। ये खाली मुझे एक तो निकालना है, मुझे 4 निकालना है, फिर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, फिर इनटू फिर सेकंड बल्ब जो निकाला वो भी नॉन डिफेक्टिव हो 24/30, फिर तीसरा भी निकाला तो 24/30 और चौथा भी निकाला तो 24/30। तो 6 से अगर आप कैंसिल करें तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, सब में यही हो जाएगा 4/5 4/5 और 4/5। ये हो जाएगा 4 × 4 16 × 4 64 × 4 256 अपॉन 25/1, ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 में हो जाएगा हमारा 256/625। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि मुझे एक जो है डिफेक्टिव मिला हो, बाकी डिफेक्टिव ना मिला हो। ठीक ना, तो चलो भाई उसको देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 के केस में प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब मुझे एक डिफेक्टिव बल्ब मिलना है। तो मान लिया कि एक डिफेक्टिव बल्ब अगर मिलना है तो मेरे पास टोटल कितने डिफेक्टिव है? 6। इन 6 में से कोई भी एक आ सकता है, तो ये हो जाएगा 6/30, क्योंकि टोटल मेरे पास 30 है। ठीक, इनटू जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो मेरे तीनों हैं, क्योंकि एक तो मैंने डिफेक्टिव ले लिया। अब जो तीनों होंगे वो मेरे नॉन डिफेक्टिव होंगे, इसका मतलब 24/30 इंटू 24/30 इंटू 24/30। ठीक, अब 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये भी 4/5 हो जाएगा, ये भी 4/5 हो जाएगा। टोटल कितना होगा भाई? 64/625। ये x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। अब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि मुझे 2 डिफेक्टिव मिले और 2 नॉन डिफेक्टिव मिले। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 डिफेक्टिव मिले। तो सपोज जो 1/1 में निकाल रहा हूं, तो पहले में मुझे 1 या फिर 6/30 मिल जाए, दूसरे में भी 6/30, ये 2 बल्ब्स के हो गए, और बाकी जो 2 बल्ब्स निकाले वो हमने नॉन डिफेक्टिव निकाले, यानी कि 24/30 इंटू 24/30। तो 6 1/5 1/5 4/5 और 4/5, तो ये हो गया 16/625 x इज इक्वल टू 2 का। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 की अगर हम बात करें, यानी कि मुझे 3 सक्सेस मिले, 3 सक्सेस का मतलब 3 डिफेक्टिव मिले। ठीक, तो अब उसके लिए क्या होगा? देखो भाई, 3 डिफेक्टिव मिलेगा, इसका मतलब 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30, 3 बार हो गया, और जो चौथा होगा वो नॉन डिफेक्टिव हो जाए, यानी कि 24/30। तो फिर 1/5 1/5 1/5 4/5, ये हो जाएगा 4/625। और प्रोबेबिलिटी अगर हम x इक्वल टू 4 की बात करें, यानी कि हमें 4 जो बल्ब मिले, चारों के चारों मेरा डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30, ये 1/5 1/5 1/5 1/5, ये हो जाएगा 1/625। क्लियर? अब हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बॉक्स ऐसे बना लें, ये 0 1 2 3 4 x है, ये px है, 0 1 2 3 4। तो 0 के करस्पॉन्डिंग मेरी प्रोबेबिलिटी है 256/625,
1 के करस्पॉन्डिंग है 64/625, 2 के करस्पॉन्डिंग है 16/625, 3 के करस्पॉन्डिंग है 4/625 और 4 के करस्पॉन्डिंग है 1/625। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है कि अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। एक कॉइन बायस्ड है और वो इस तरह से बायस्ड है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 टाइम्स है टेल की। मतलब टेल की जितनी प्रोबेबिलिटी है उसका 3 टाइम्स हमारा हेड की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम ये मान लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा भाई? 3 टाइम्स एक्स। ठीक ना, यही का है क्वेश्चन में। अब किसी कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी मिलती है, हेड और टेल की। इसका मतलब अगर हम इन दोनों के प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो हमें कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 3x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल x है इज इक्वल टू 1। तो 4x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/4 और x हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/4 एंड इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल तो आ गया है। अब देखो आगे क्या कहना है। अब इसके आगे देख लेते हैं, ये बुक चला गया था, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया है कि इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर हम इस कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। हमें किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है भाई? नंबर ऑफ टेल्स का। इसका मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो हमारा नंबर ऑफ टेल्स का होगा। तो देखो भाई अगर हम किसी एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, 2 बार टॉस करते हैं तो टेल आने की कितनी बार टेल आ सकता है? या तो 1 बार टेल आ सकता है, या तो 2 बार टेल आ सकता है, या फिर 1 भी बार टेल नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख लें कि अगर हम किसी कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस में HH आ सकता है, या फिर HT, या फिर TH, या फिर TT, ये आ सकता है। ठीक है, अब हमें जो x है वो या तो 0 हो सकता है, हो सकता है कि एक भी टेल ना आए, या तो हो सकता है कि एक टेल आए, या तो हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए। तो पहले हम x इक्वल टू 0 की बात करेंगे। इसका मतलब एक भी टेल नहीं आना चाहिए। तो एक भी टेल नहीं आने का कितने एलिमेंट्स है जिसमें एक भी टेल नहीं है? सिर्फ एक ही है, HH। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 अगर निकालें तो ये देखो HH है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितना है भाई? हमारे यहाँ पे 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3/4 इनटू 3/4, यानी कि हो जाएगा 9/16। क्लियर? अब अगर हम x इक्वल टू 1 की बात करें तो x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टेल हमारे कितने आने चाहिए भाई? 1, एक टेल होना चाहिए। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें एक टेल है? तो देखो एक HT में एक टेल है और TH में एक टेल है। तो इसका मतलब मेरे पास 2 ऐसी चीजें हैं, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 में आइदर PH इंटू PT प्लस, या फिर सेकेंड केस क्या है? PT इंटू PH। ठीक,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है भाई 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 3/4। तो ये हो जाएगा 3/16 प्लस 3/16 यानी कि 6/16। तो ये कितना होगा भाई, अगर हम इसको कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/8। ठीक है। और लास्ट में अगर हम x = 2 की बात करें यानी कि प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x = 2 यानी कि दोनों ही में टेल आ जाए, दोनों ही जो टोटल टॉस किया दोनों में टेल आ जाए। तो ऐसा कितना है, सिर्फ एक ही है, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4। ठीक, ये हो जाएगा 1/60। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा भाई, ये x ये px अगर 0 और 1 और 2, 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 9/16, 1 के करस्पॉन्डिंग है 3/8 और 2 के करस्पॉन्डिंग है 1/60 आंसर। ठीक है, देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसमें क्या दिया हुआ है, पहले बना है इसको। एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखो इसमें क्या लिखा है, x px 0 से लेके 7 तक 2 3 4 5 6 7 और इधर 0k 2k 3k 0k 3 पे भी 2k ही है भाई, 3 पे भी 2k ही है, फिर 3k फिर k², फिर 2k² और फिर 7k² प्लस k। ठीक है, ये दिया हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जो है हमारे टोटल 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि a random variable x has the following probability distribution। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किसी रैंडम वेरिएबल x का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई रहती हैं उनको सम करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको प्लस कर देंगे और उसको इक्वल टू किसके लगा देंगे, 1 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k इज इक्वल टू 1। अब देखो भाई k² प्लस 2k², 3k² प्लस 7k² हो गया 10k²। ठीक, फिर k 2k 3k 5k 8k और ये k 9k हो गया। ठीक, और फिर इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब क्या करें हम, 10k² प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम सिंपल इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा 10k² कितना आएगा भाई, 10 इंटू, अब इसको हम फैक्टराइज करें 10k² प्लस 9k चाहिए हमें, तो प्लस 10k माइनस k।
प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 करेंगे तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, देख लो। ठीक है भाई, तो k की वैल्यू हमारी -1 आ गई या फिर 1/10 आ गई। ठीक है, अब देखो भाई k की वैल्यू -1 आई है, इस -1 को हम नहीं ले सकते। अब बात आती है क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो k हमारी प्रोबेबिलिटी है 1 के करस्पॉन्डिंग। अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे -1 ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी में माइनस में आ जाएगी। तो और हमें पता है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये जो k इज इक्वल टू -1 है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और k इज इक्वल टू प्लस 1/10 को हम ले लेंगे। क्लियर? तो k की वैल्यू हमारी 1/10, ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट को। अब सेकंड पार्ट का क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 3, x लेस देन 3। तो जब प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल मेरी 3 से कम हो, यानी कि आइदर वो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 2। यानी x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग तो देखो भाई 0 ही है, x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग मेरा k है और x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 2k है। ठीक, तो k प्लस 2k हो गया 3 इंटू k इज इक्वल टू 3 इंटू k की वैल्यू आई है 1/10, तो 1/10 हो गया, तो ये हो गया 3/10। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है कि हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6। अब x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से बड़ी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास 7। इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। तो ये कितना है भाई, 7k² प्लस k। तो 7 इंटू k की वैल्यू 1/10 है, तो 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, ये हो जाएगा 7/100 प्लस 1/10। 10 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100, तो 7 प्लस 10 यानी कि 17/100। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। और फिर फोर्थ पार्ट में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किस रैंडम वेरिएबल की होगी, x की होगी, लेकिन वो x 0 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए और दोनों ओपन इंटरवल में है। इसका मतलब वो 0 भी नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए और 0 से 3 के बीच होना चाहिए। मतलब सिर्फ बचता क्या है फिर हमारा इसके लिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग कितना है, k है, और 2 के करस्पॉन्डिंग हमारा 2k है। तो k प्लस 2k हो गया 3k, और k की वैल्यू तो 1/10 है, तो 3 इंटू 1/10 यानी कि 3/10 आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि द रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। अब एक px का जो फॉर्म दिया है वो ऐसे है, px इज इक्वल टू
k if x is equal to 0, 2k if x is equal to 1, and 3k if x is equal to 2 and 0 otherwise। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें भी हमें दो पार्ट दिया हुआ है ए और बी। तो सबसे पहले अगर हम ए पार्ट की बात करें, इसमें दिया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं रैंडम वेरिएबल जितने भी दिए हैं, हर केस में जो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है उन सब का सम तो 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस करें सारे प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 और ये इज इक्वल टू 1 के होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 6k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/6। क्लियर, k की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, बी पार्ट में चलें। बी पार्ट में क्या है भाई कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। फर्स्ट पार्ट इसमें जो है वो है x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, वो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमारी प्रोबेबिलिटी है k प्लस x इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग है 2k। तो ये हो गया 3k और k की वैल्यू आई है हमारी 1/6। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 1/6 यानी कि 1/2। ठीक। अब नेक्स्ट इसमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 2 भी हो सकता है, इक्वल टू 2 भी हो सकता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x अदरवाइज। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 कितना है, 3k। ठीक है। अब x इक्वल टू 3, अब देखो x इज इक्वल टू 3 जो है इसमें है ही नहीं, इसमें x इक्वल टू 2 ही है, उसके बाद अदरवाइज है। तो हमको यहाँ पे x इक्वल टू 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के बाद सीधे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अदरवाइज। ठीक। तो x इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी 3k है और अदरवाइज की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 है, यानी कि ये हो गया 3k और k की वैल्यू 1/6 है, तो 3 इंटू 1/6 यानी कि 1/2। ठीक है। और एक लास्ट जो दिया है वो हमारा क्या है, देख लो। क्या निकालना है हमें उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 भी हो सकता है और 2 से कम भी हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है। तो 2 की प्रोबेबिलिटी है 3k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 है 2k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 है k। तो ये हो गया 6k। ठीक है। इज इक्वल टू 6 इंटू k की वैल्यू हो गई 1/6, k की वैल्यू 1/6 आ गई, तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है। तो चलो आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हमने इस क्लास में एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। ऑफ करो।